हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का दूसरा वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड की बात करी थी, काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब आपको पता है। आज हम डायरेक्टली कुछ ऐसे एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करेंगे जिससे हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्राइमरीली हम जिन मेथड्स की बात करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खूब सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना, किसी की जगह किसी और को रख देना, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। एंड एज वी नो अबाउट दिस प्रोसेस, हमें पता चलेगा कि क्यों इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, लेट अस सपोज इस इक्वेशन में हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम y को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 4। सो y को हम x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। Substitute this value of y in the other equation and reduce it to an equation in terms of x which can be solved. सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा इक्वेशन है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ पर हम y के बदले क्या लिखेंगे, x माइनस 4। तो y के बदले हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो अब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन अब सिर्फ x के टर्म्स में रह गया है, यानी कि दिस हैज बिकम एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। सो 2x इज इक्वल टू 18। सो x इज इक्वल टू 18 बाई 2 यानी कि 9। तो अब x की वैल्यू हमें मिल गई 9। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4 यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 5। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल था, राइट। सब्स्टिट्यूट क्या किया हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखी और उस वैल्यू को हमने दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये तो काफ़ी सिंपल था, बट यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ग्राफिकल मेथड से भी जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन का डेफिनेट सॉल्यूशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि मेनी सॉल्यूशंस होता है और कई बार सॉल्यूशन ही नहीं होता है, राइट। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे सॉल्यूशन का डेफिनेट सॉल्यूशन है, राइट। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, बट हमेशा डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर ये डेफिनेट सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल ना हो तब क्या करेंगे। शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स इस केस में, और अब y की इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये वाला इक्वेशन हमारा बन जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 4 इज इक्वल टू 14। ये क्या बात हुई, वेरिएबल्स तो सारे ही गायब हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ, इस स्टेप में हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, और वही यहाँ स्टेप 4 में बताया गया है कि इफ़ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जब कभी भी हम एक ऐसे रिजल्ट पे आ पहुँचते हैं जो कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, राइट। 4 14 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, करेक्ट।
तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ग्रेट। अब तीसरा केस देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेफिनेट सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं, नो सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जाम्पल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ही होगा। और हाँ, कुछ ऐसा ही है, तो ठीक है, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन से पहले हम y को लिखते हैं x की टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 9। तो y इज इक्वल टू 9x माइनस 9/3। 3 से अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। तो y को हम 3x माइनस 3 लिख सकते हैं और y की इसी वैल्यू को हम दूसरे वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 3 इज इक्वल टू 3। खैर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो यही कहता है हमारा स्टेप 3 कि इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यही था कुल मिला के हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें 3 केसेस है एंड आई थिंक काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एलिमिनेशन मेथड हमारा दूसरा मेथड है। एलिमिनेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट से आया है, किसी चीज़ को हटा देना। तो इस मेथड में हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि 2 वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हम हटा दें, ताकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा रहे और हम आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बट हम एक वेरिएबल को हटाएंगे कैसे। तो हम एक मैजिकल ट्रिक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक वेरिएबल हो जाएगा छूमंतर। तो ये ट्रिक क्या है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल का एटलीस्ट जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाए। ठीक है, अगर कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा उस केस में अगर हम उन 2 इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, कोई एक वेरिएबल का जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इनफैक्ट हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वहां पे हम लीनियर इक्वेशंस जो हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सीधे कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख ही रखा है कि ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इस नंबर के 2 डिजिट्स हैं x और y। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि x जो है वो टेंस प्लेस में है और y जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। ये इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर 72 है तो 70 प्लस 2 इज 72। सिमिलरली एक्स वाई इज 10x प्लस वाई। ठीक है, और जब हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, yx, यानी कि ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x जो है ये है 66। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 1x यानी कि 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को हम गायब कर दें। कैसे गायब करेंगे,
कुछ ऐसा करके कि ताकि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इसमें किसी एक वेरिएबल का एटलीस्ट कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है। इस केस में तो खैर कोफिशिएंट x का सेम ही है, दोनों में ही x का कोफिशिएंट क्या है +1, तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट किसी केस कहीं कहीं क्या होता है कि वेरिएबल कोफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, उस समय हम किसी एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं, राइट। अब इस केस में चूंकि कोफिशिएंट्स बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे दोनों इक्वेशन है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने x को एलिमिनेट कर दिया, हमें एक वेरिएबल से छुटकारा मिल गया, राइट। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब y की वैल्यू हमें मिल गई तो x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। x हम इस इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि x इज 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो y की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 4, तो यानी कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा xy यानी कि 42, और जो इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, राइट। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि 42 इज़ द नंबर और 24 उसका रिवर्स है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 24 इज़ द नंबर और 42 उसका रिवर्स है, राइट। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने किस तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं एटलीस्ट एक वेरिएबल का। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स के कोफिशिएंट अलग अलग हैं दोनों इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, दूसरे में है 2। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, दूसरे में है 2। तो हम क्या करेंगे, हम इस पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 इज इक्वल टू 0 जो है ये है तो एक ट्रू स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब भी हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है विदाउट एनी वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी तक हमने 2 मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब टैक्सी वाले ऐसे चार्ज करते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो चार्ज करते ही हैं, प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया उसका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स, ठीक है। तो टू मेक आवर लाइफ सिंपल हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये फिक्स्ड चार्ज है ₹x, और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल मतलब जो डिस्टेंस के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, वो मान लेते हैं है ₹y पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर के लिए ₹y है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर्स है तो उसके ऊपर भी एक फिक्स्ड चार्ज लगेगा जो कि x है, और 10 किलोमीटर्स के लिए वेरिएबल चार्ज कितना हो जाएगा 10y, एंड दिस इज इक्वल टू 105, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155। अब 15 किलोमीटर्स के लिए भी फिक्स्ड चार्ज x3 रहेगा, और जो वेरिएबल चार्ज है वो हो जाएगा 15y, एंड दिस इज इक्वल टू 155। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है।
तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल्स। कैसे निकालेंगे? अगर इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना हो, कौन सा मेथड यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो x तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -50। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y क्या हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू डालें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हो जाएगा 105 माइनस 10y यानी कि 105 माइनस 100, तो x हो जाएगा 5। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई ₹10 और फिक्स्ड चार्ज हमारा हो गया ₹5 और y हो गया ₹10 पर किलोमीटर। ठीक है ना? सो ये हमने निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे फिक्स्ड चार्ज है वो देना पड़ेगा प्लस 25y। तो x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई 10 है, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 5 यानी कि ₹255 देना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Meena went to bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give ₹50 and ₹100 notes only. मीना को सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए थे। Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया राइट। मीना ने 2000 रुपये निकाले, उसे टोटल 25 नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले, बट हमें पता नहीं उसमें से कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के, और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो है x और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो है y। ठीक है, अब कैशियर ने मीना को टोटल कितने नोट्स दिए थे 25, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 25 है। परफेक्ट। अच्छा, मीना ने टोटल पैसे कितने निकाले थे 2000, यानी कि x नोट से 50 रुपए के, तो x इंटू 50 और y नोट से 100 रुपीज़ के, यानी कि y इंटू 100, तो मतलब 100 नोट मिला के, सारे 100 रुपये के नोटों को मिला के y इंटू 100 रुपीज़ है। उसी तरह सारे 50 रुपये के नोटों को मिला के x इंटू 50 रुपीज़ है, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2000, जितने पैसे मीना ने निकाले हैं बैंक से, राइट। तो ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरा क्या है 50x प्लस 100y। अब अगर हम पूरे को 50 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएं? एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो इधर रहेगा -y और इधर रहेगा -15। तो ये 15 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y हो गया 15, तो x क्या हो जाएगा 25 माइनस y यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो यानी कि मीना को मिले थे 100 रुपये के 15 नोट और 50 रुपये के 10 नोट। अब हम पढ़ेंगे एक तीसरे मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है b2 से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया है b1 से। ऐसा करने से क्या हुआ है? ऐसा करने से जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो गए हैं y के, राइट। तो अभी देखने में ये इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, बट इवेंचुअली जब हम इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम कर वही रहे हैं जो हम एलिमिनेशन मेथड में कर रहे थे कि पहले हम कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं जिससे हमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स, राइट। वही हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स है ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ये सिर्फ समझने के लिए है कि कहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तो बेसिकली आप जो यूज़ करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो इसलिए करोगे ताकि आप आसानी से शॉर्टकट तरीके से आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सको टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसका मतलब है कि मुझे एक्स की ये वाली वैल्यू को याद रखनी है, ये तो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, B1 C2 B2 C1 A1 B2 A2 B1, इसी में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हम नहीं होंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इसके साथ एक मेमोरी टिप भी देने वाली हूँ। उससे पहले चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेने से तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर इक्वेशन में वो 3 सिनेरियोज भी आएंगे, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और डेफिनेट सॉल्यूशन। तो उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज़ बता दी कि वो ये होंगी, तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब वी विल प्ले अराउंड विद द डिनोमिनेटर। कैसे? हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालो। इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट इस तरीके से करने की ज़रूरत भी नहीं है। डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो, दैट इज़ a1 b2 माइनस a2 b1, और इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि जब भी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है। और जब हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो अगर ना हो, इसका मतलब है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये तो वही रिलेशन है जो हमने बहुत पहले पिछले वीडियो में जब हमने ग्राफिकल स्टडी की थी तब हमने डिराइव किया था, राइट। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड्स जो हैं वो एक ही जगह जा करके रुक रहे हैं, राइट। तो ये हो गया डेफिनेट सॉल्यूशन। और इनडेफिनेट सॉल्यूशन कब होगा? जब नीचे का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब जब नीचे का डिनोमिनेटर जीरो होगा उसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है कि सारे कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो, उस समय हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो, लेकिन ये c1 बाई c2 बराबर ना हो, वैसे केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिकली वही 3 कंडीशंस हैं जो हमने ग्राफिकल मेथड में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को याद रखने की। याद कैसे रखेंगे भाई? जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना हो तो सिंपल, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x, y और 1 इन तीनों चीज़ों को ऊपर लिख लेंगे क्योंकि ये तीनों न्यूमरेटर है, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर लिखना है और सारे डिनोमिनेटर में ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर आप देखें x इज इक्वल टू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो अगर हमें ये वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं करेक्टली, फिर तो x आराम से निकल जाएगा ना। x क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर को यहाँ पार कर देंगे तो ये डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। y निकालना होगा तो इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पास कर देंगे, तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो सारा पंगा है इसको लिखने का। इसको लिखने का मेमोरी टिप है ये, x, y और 1 तीनों न्यूमरेटर को पहले लिख लो। उसके नीचे क्या करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 इनको लिख लो। ये तो आराम से याद रहेगा, हमको b से स्टार्ट करना है। तो b1 b2, उसके बाद b के बाद तो c आता है, c1 c2, अब बचा क्या, a1 a2 और शुरू कहाँ से किया था, b1 b2 से, तो वापस भी b1 b2 जाना है, इसीलिए b1 b2। तो इस तरीके से हमने ये सब लिख लिया और उसके बाद इस तरह से एरो बना दो जैसे यहाँ बना हुआ है। एक बार ये बना लिया, अब देखो कितनी आसानी से हम ये लिखेंगे। हमें ये फॉर्मूला जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, x, y और 1 हमने लिख लिया पहले, और ये सारे न्यूमरेटर्स होंगे हमारे, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, 1 के नीचे क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, जिधर एरो है, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। सिंपल। तो एक बार अगर ये वाला डायग्राम बना लिया तो हम फटाक से लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे हर बार बैठ के डायग्राम बनाना है क्या? अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि इसको बनाने में जो है ना 1 मिनट भी नहीं लगता है, इतनी आसानी से बन जाता है ये। इनफैक्ट उसके बाद आपको ये मेथड इतना कंफर्टेबल लगने लगेगा कि आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन सब भूल के हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करोगे। सो लेट अस टेक अ लुक।
तो ये हम सिनेरियो लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नो सॉल्यूशन वाला, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं। a1/a2 अगर हम देखें तो कितना है यहाँ पे 1/3, ठीक है। b1/b2 अगर हम देखें तो क्या है -3/-9 यानी कि 1/3। c1/c2 अगर हम देखें तो क्या है -3/-2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे फिर से दो इक्वेशंस हैं, 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वाकई में इसके डेफिनेट सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए हमें a1, a2, b1, b2 की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो a1/a2 यहाँ पर है 2/3, b1/b2 यहाँ पर है 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल। तो चूंकि यहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है फाइनाइट या फिर डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। तो जब होगा तो निकाल के देखते हैं कितना होगा, राइट। तो जो टिप मैंने शेयर किया था उसी टिप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, c1 क्या है -5, c2 क्या है -8। क्योंकि जब भी हम a1, b1, c1 लिखते हैं तो हम सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे 0 रखते हैं इक्वेशन के, ठीक है। अब हम हमारा ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक के हिसाब से x लिख दिया, y लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे b1, b2 यानी कि 1, 2, फिर लिखेंगे c1, c2 यानी कि -5, -8, फिर लिखेंगे a1, a2 यानी कि 2, 3, वापस लिखेंगे b1, b2 यानी कि 1, 2। एरोज बना देंगे ऐसे वाले, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे y रहेगा, थोड़ा प्लेसमेंट गड़बड़ हो गया है, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको देख के हम फटाफट लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 1 इंटू -8 यानी कि -8 माइनस 2 इंटू -5 that is -10. This is equal to y divided by -5 into 3 यानी कि -15 माइनस -8 into 2 यानी कि -16 is equal to 1 divided by 2 into 2 that is 4 minus 3 into 1 that is 3. तो क्या हो जाएगा x divided by -8 plus 10. तो x divided by 2 is equal to y divided by -15 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो देखते हैं a1, a2 की वैल्यू क्या है। a1/a2 है 3/6 यानी कि 1/2, b1, b2 है -5 बाई -10 यानी कि 1/2, और c1, c2 क्या है 20/40 -20 बाई -40 यानी कि 1/2। तो इन सब की वैल्यूज़ इक्वल है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ है L और ब्रेड्थ है B. तो नॉर्मली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होगा LB, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स छोटा कर दें और ब्रेड्थ को अगर हम 3 यूनिट्स बड़ा कर दें, तो इसका ओवरऑल एरिया जो है इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा LB + 3L - 5B - 15 इज इक्वल टू LB - 9। तो LB और LB कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3L - 5B
-15 + 9 यानी कि -6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कि लेंथ को अगर हम 3 से बढ़ा देते हैं, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को अगर हम 2 से बढ़ा देते हैं, तो मेरा एरिया क्या होगा? एरिया विल गेट इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा LB + 2L + 3B + 6 इज इक्वल टू LB + 67। तो LB कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2L + 3B + 6 - 67 यानी कि -61 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं जिन्हें सॉल्व करके हमें 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करें? अभी नया नया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है तो उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से 2 वेरिएबल्स हैं? L और B। तो हम क्या करेंगे? अपना टिप यूज़ करेंगे, L, B और 1 इसको लिख लेंगे पहले। उसके नीचे नीचे क्या लिखेंगे? B1 B2। B1 B2 क्या है? -5 और +3। तो B1 B2 हो जाएगा -5 + 3। उसके बाद C1 C2 क्या हो जाएगा? -6 - 61। उसके बाद A1 A2 वो हो जाएगा 3 और 2। उसके बाद वापस B1 B2 जो कि है -5 और 3। उसके बाद एरोज बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं? L डिवाइडेड बाय -5 इंटू -61 यानी कि 305 माइनस 3 इंटू -6 दैट इज -18। दिस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय -6 इंटू 2 दैट इज -12 माइनस -61 इंटू 3। -61 इंटू 3 हो जाएगा 183। तो ये हो जाएगा -183 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 इंटू -5 इज -10। तो इसे हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 305 + 18। ये हो जाएगा 323। दिस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई -12 + 183। तो ये हो जाएगा 171। दिस इज इक्वल टू 1/9 + 10 दैट इज 19। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 323/19 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 171/19। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 17 और इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ठीक है, तो ये 2 सिचुएशन थी। एक सिचुएशन में दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरे सिचुएशन में दोनों कार एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के सामने सामने मूव कर रही हैं और दोनों केस में वो अलग अलग टाइम पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें दोनों कार की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो ये है कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम इसका यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट अस सपोज एक की जो वेलोसिटी है वो है v1, दूसरी की जो है वो है v2, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? v1 माइनस v2। ठीक है, और जब दोनों कार एक दूसरे के सामने मूव कर रही है, एज इन एक v1 से दूसरी v2 से एक दूसरे के सामने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v1 + v2। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा।
जो टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस के बीच में वो कितना है 100 किलोमीटर, यानी कि दोनों ही केस में ये जो कार है ये टोटल 100 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। पहले केस में, पहला केस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पहला केस ये है जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और दूसरा केस ये है जब दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहले केस में यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1, जो भी आप कह लो। तो लेट अस सपोज ये हो जाएगा माइनस v2 इनटू टाइम टेकन। जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टाइम इनको कितना लग रहा है मीट करने में 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा इनटू 5। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो नेट स्पीड है वो है v1 प्लस v2, और टाइम इस केस में कितना लग रहा है 1 आवर इंटू 1। ठीक है, तो इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5v2 माइनस 5v1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा v2 प्लस v1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो दो वेरिएबल्स हैं v2 v1 और इधर लिखेंगे 1। तो b1 बाई b2, b1 क्या है -1 और b2 क्या है +1, तो ये हो जाएगा -1 +1। c1 बाई c2 ये हो जाएगा -20 और -100। a1 बाई a2 1 वापस b1 बाई b2 यानी कि -1 और 1। तो अब इनमें एरोज डालेंगे हम। तो इसे हम लिख सकते हैं v2 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -100 यानी कि 100 माइनस ऑफ 20, तो ये हो जाएगा +20। दिस इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई -20 इंटू 1 दैट इज -20 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस -1। तो इसे हम लिख सकते हैं v2 बाई 120 इज इक्वल टू v1 बाई 80 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो v2 हो जाएगा 120 बाई 2 यानी कि 60, v1 हो जाएगा 80 बाई 2 यानी कि 40। तो 60 और 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो दोनों कार की स्पीड्स हो जाएंगी। ओके, तो अभी तक हमने 3 मेथड्स देखे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमने देखा सभी मेथड्स में जो हमारा इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो कैसा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के फॉर्मेट के 2 इक्वेशंस थे। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास थोड़े अलग दिखने वाले इक्वेशंस हों, जैसे कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तो है ही नहीं, ये तो 2/x 3/y इस तरह के टर्म है इसमें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले फॉर्म में रिड्यूस कर दें। रिड्यूस कैसे कर देंगे यार, इक्वेशन तो ये है, इक्वेशन ये है, बट हम अपने एंड से कुछ एज्यूम तो कर ही सकते हैं, और हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ का जो 1/x और 1/y है उनको हम कुछ और एज्यूम कर लेंगे। 1/x को हम u एज्यूम कर लेंगे, 1/y को हम v एज्यूम कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा ये इक्वेशन जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट है उसमें फटाफट रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हम इस ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1/x जो है दैट इज़ a एंड 1/y जो है वो b है। तो अगर ऐसा एज्यूम कर लिया तो हमारा पहला इक्वेशन जो है वो क्या बन गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब ये सिंपल हो गया।
अब तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एनीवे सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक हम वही तो करते आ रहे हैं। अब इनको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे कर नहीं रही हूँ, ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप इसे कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ए और बी की जो भी वैल्यूज़ निकलेगी उसको फिर यहाँ पे पुट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ग्रेट, क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Find the speed of stream and boat in still water. ठीक है, मान लेते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं कि जब स्ट्रीम के साथ ये चल रही है, जो स्ट्रीम है, इनफैक्ट जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब जब ये स्ट्रीम के साथ चल रही है तो दो सिनेरियोज आते हैं। एक होता है अपस्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम जिस तरफ है ये इसके उल्टे तरफ चल रही है। वैसे केस में जो नेट स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि बोट की जितनी स्पीड है, चूँकि स्ट्रीम उल्टे तरफ से आ रही है, उसकी स्पीड को थोड़ा घटा दे रही है, तो नेट हो जाएगा x माइनस वाई। और वहीं अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, बोट की जो स्पीड है सो तो है ही, ऊपर से उसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, तो वो ऑल द मोर इसका स्पीड बढ़ा दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको ढंग से ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी नहीं फंसोगे। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। पहला पार्ट कहता है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ठीक उसी तरह 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए इसे लगेगा 44 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। और इन दोनों को मिला के जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा इक्वेशन 13 आवर्स में कितना कवर किया है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे थोड़े सिंपल फॉर्म में। तो 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम मान लेते हैं u और 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम मान लेते हैं v। तो अगर हमने ऐसा एज्यूम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 30u प्लस 44v इज़ इक्वल टू 10, और नीचे वाला हो जाएगा 40u प्लस 55v इज़ इक्वल टू 13, राइट। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे किसी भी तरीके से, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड को लगा के इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो ट्रिकी पार्ट था वो यही स्टार्टिंग वाला पार्ट था, जिसमें आपको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। और कई बार इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन इक्वेशंस को आप दूसरे मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो द कैलकुलेशन विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो इसीलिए इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस में वी यूज़ ये वाला मेथड, जिसमें हम इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. तो मान लेते हैं कि number of days taken by a woman alone to finish the work is x and number of days taken by a man alone is y. तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे कितना होगा। मतलब अगर एक वुमेन जो है इस पूरे काम को फिनिश कर रही हैं x डेज में, तो एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर रही है, वो कर रही है 1 बाई एक्स। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1 बाई वाई, राइट।
तो अब अगर हम बात करें वर्क डन इन 1 डे की, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो अगर हम पहले वाले सिचुएशन की बात करें जहाँ पर 2 विमेन और 5 मेन हैं, ठीक है, तो अगर एक दिन की बात करें तो 2 विमेन कितना काम करेंगे, 2 इंटू 1/x, और 5 मेन कितना काम करेंगे, 5 इंटू 1/y, ठीक है। तो टोटल जो है ये जो टाइम है जो कि कहा गया है 4 डेज में वो फिनिश करेंगे, तो 1 डे में टोटल काम कितना होगा, 1/4। जिस तरीके से एक वुमेन पूरा काम फिनिश कर रहा है x डेज में, तो एक दिन में जो वुमेन है वो कितना काम कर रही है, 1/x। उसी तरह से ये सभी लोग मिलकर के फिनिश कर रहे हैं 4 डेज में, तो ये सभी लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4, ठीक है। ठीक उसी तरह से वर्क डन इन 1 डे बाय द नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि 3 विमेन एंड 6 मेन, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे 2 इक्वेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशंस में भी हम देखते हैं कि 1/x 1/y वाले कंपोनेंट्स हैं, तो लेट अस एज्यूम कि 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। दूसरा हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। uv1 b1 b2 यानी कि 20 18, c1 c2 यानी कि -1 -1, a1 a2 यानी कि 8 9, उसके बाद वापस b1 b2 यानी कि 20 18। अब यहाँ पर एरोज डाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय 20 इंटू -1 यानी कि -20 माइनस 18 इंटू -1 दैट इज़ -18, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 18 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -1 इंटू 9 -9 माइनस -1 इंटू 8 दैट इज़ -8, तो माइनस प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 18 यानी कि 144 माइनस 9 इंटू 20 यानी कि -180। तो इसको हम लिख सकते हैं u इज़ इक्वल टू u डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -36। सो u हो जाएगा -2 बाई -36 यानी कि 1/18, v हो जाएगा 1/36। तो u क्या है, 1/x है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 18 और y हो जाएगा 36। ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मतलब एंगल ABCD हमें निकालना है जो कि XY के टर्म में दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल B कितना है, 3y माइनस 5, और एंगल D कितना है, 7x प्लस 5, दिस इज़ 180। तो ये हो जाएगा -7x प्लस 3y, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, -180 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। एंगल A दिया हुआ है 4y प्लस 20 एंड C दिया हुआ है -4x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा -4x प्लस 4y प्लस 20 माइनस 180, तो हो जाएगा -160 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -x प्लस y -40 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड यूज़ करें, इक्वेशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते 7 से तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, राइट। इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7x प्लस 7y -280 इज इक्वल टू 0।
और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऑलरेडी क्या है, -7x + 3y - 180 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया, तो एलिमिनेट हो गया। -4y + 100 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा y, इक्वेशन नंबर 2 से हम देख सकते हैं कि x हो जाएगा y - 40, यानी कि 25 - 40 विच इज़ इक्वल टू -15। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम एंगल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। एंगल A कितना हो जाएगा, 4y + 20, यानी कि 4 × 25 + 20, तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज़। एंगल B निकालेंगे जो कि हो जाएगा 3y - 5, सो 3 × 25 - 5, तो 75 - 5 दैट इज़ 70 डिग्री। इसके बाद निकालेंगे एंगल C जो कि है -4x -4 × -15, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज़। अब है एंगल D की बारी, ये हो जाएगा -7 × x, x इज़ -15 + 5, तो 7 × 15 हो जाएगा 105 + 5, यानी कि 110 डिग्रीज़। तो ये हो जाएंगे चारों एंगल्स की वैल्यूज़। वो सो हमने खत्म कर लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ये लेसन सिर्फ 2 वीडियो में। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, share it, and also subscribe to our channel for all latest updates on the new uploads. मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। Till then, take care, bye bye.